हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम इन्वर्जन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो इन्वर्जन का टॉपिक है ये एक्चुअल में एडवर्ब से ही रिलेटेड है, यानी हम इसको सब पार्ट मान सकते हैं, एडवर्ब का ही हिस्सा मान सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। एक्चुअल में इन्वर्जन क्या होता है इससे ही समझते हैं। इन्वर्जन एक्चुअल में स्टार्ट किया था पोइट्स ने। इन्वर्जन को स्टार्टिंग किया था पोइट्स ने, और क्यों किया था? क्योंकि उन्हें राइम स्कीम बनानी थी। यानी एक नॉर्मल सी बात है, राइम स्कीम बनाने के लिए ही पोइट्स ने इजाद किया था इन्वर्जन को। अब ये इन्वर्जन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इन्वर्जन होता है इसमें क्या सिचुएशन होती है कि हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज होना होता है। ठीक है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन इन्वर्जन में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज होना, ऐसा होने के बावजूद भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव ना होना क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। मैं आपको समझा देता हूं क्या है। एक तो होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, और एक होता है आप इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है इन्वर्जन का, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता, यानी क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा वो, उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ रिदम होगी, एक लय होगी। ठीक है, मैं समझा देता हूं इसको सेंटेंस के थ्रू। कैसे? जैसे पहला सेंटेंस है, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, इसमें अगर हम देखें तो यू हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और कंप्लीटेड हमारी क्या है? मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? द टास्क है। लास्ट में ये इंटेरोगेटिव साइन है। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ये सिंपल एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये तो हो गया जी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अब देखो स्ट्रक्चर नेक्स्ट सेंटेंस में, ऑन द हिल वाज स्लीपिंग ए लोनली बॉय। ठीक है, ऑन द हिल वाज स्लीपिंग ए लोनली बॉय। अब ये जो है, क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है? इसमें क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, लेकिन स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो। ऑन क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है। द हिल क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, यहां बात किसकी हो रही है? बॉय की हो रही है, ए लोनली बॉय की हो रही है। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट हो गया ए लोनली बॉय। अब उसके बाद क्या आया हुआ है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, वाज। उसके बाद आई हुई है यहां पे मेन वर्ब। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा ही है जैसे इंटेरोगेटिव का होता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझना कि जो स्ट्रक्चर होगा इंटेरोगेटिव में और इन्वर्जन में वो सेम हो सकता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं और इन्वर्जन में एक्चुअल में हम स्ट्रेस डालते हैं। किसी बात को स्ट्रेस डालना हो तो हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर हमें सेंटेंस को राइमिंग स्कीम में लेके जाना हो, रिदम बनाना हो, पोइट्री की सेंस में लिखना हो, तो हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे जो ये सेंटेंस है, ऑन द हिल वाज स्लीपिंग इन लोनली बॉय, ये एक्चुअल में क्या है? इन्वर्जन है। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर इन्वर्जन में तो, जैसे इंटेरोगेटिव में तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लेके आते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है? मेन वर्ब को भी पहले लेके आ चुका हूं। ठीक है, देखो ये रही मेन वर्ब स्लीपिंग। अब एक्चुअल में अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में बनाएं तो ये सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? ये सिंपल सेंटेंस में कुछ ऐसा होगा, ए लोनली बॉय, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ए लोनली बॉय वाज स्लीपिंग ऑन द हिल। ये एक्चुअल में नॉर्मल सेंटेंस कुछ ऐसा है, ये वाला। और इसका मैंने स्ट्रेस डालने के लिए क्या किया? ऑन द हिल को पहले लिख दिया। ऑन द हिल वाज स्लीपिंग ए लोनली बॉय, ठीक है। यानी कि हिल
यानी चोटी पर ऑन द हिल क्या है, एक अकेला लड़का सोने लग रहा है, ठीक है। अब इसी बात को मैं नॉर्मली बोल सकता हूं, ए लोनली बॉय वाज स्लीपिंग ऑन द हिल। देखो समझना इसको ऐसे, एक तो मैं ऐसे कहूं सचिन वाज कमिंग, ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूं भी सचिन वाज कमिंग इनटू द स्टेडियम, ठीक है। अब मैं दूसरा बोलता हूं हेयर कम्स सचिन तेंदुलकर। बात समझ में आ रही है, एक तो नॉर्मल बोल रहा हूं मैं, दूसरा मैं बोल रहा हूं इन्वर्जन करके, हेयर कम्स सचिन। तो यहाँ पे कम्स पहले आ गया, हेयर एडवर्ब आ गया, उसके बाद कम्स आ गया और फिर कहा सचिन। एक तो मैं कहूं सचिन इज कमिंग, दूसरा कहूं हेयर कम्स सचिन। तो यहाँ पे फर्क होता है, ठीक है। तो इन्वर्जन का इस्तेमाल हम किस वजह से करते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रेस डालने के लिए, दूसरा राइम स्कीम बनाने के लिए, और ये किसने स्टार्टिंग की थी, ये पोइट्स ने स्टार्टिंग की थी। स्ट्रक्चर इसका इंटेरोगेटिव जैसा हो सकता है। दूसरी चीज, इसकी पहचान कैसे होती है, जो हम इन्वर्जन बनाते हैं, इन्वर्जन बनाते हुए सबसे पहले हमें एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो वो एडवर्ब होती है वही क्या काम करती है, स्ट्रेस डालने का काम करती है, ठीक है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि जो ये इन्वर्जन होता है ये कितने टाइप का होता है। तो याद रखेंगे जो इन्वर्जन होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है पार्शियल इन्वर्जन, पहला होता है पार्शियल इन्वर्जन, और दूसरा होता है हमारा कंप्लीट इन्वर्जन। जो पार्शियल इन्वर्जन होता है इसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं, केवल किसको, हेल्पिंग वर्ब को। ओनली हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम किसको लेके आएंगे, ओनली हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन ये केस किस में चलेगा, बाकी सभी एडवर्ब्स में चलेगा, सिर्फ एक में नहीं चलेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस में, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आपको क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब को भी सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या है, पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में क्या करते हैं हम, ओनली हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव जैसा होता है इसका, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है इन्वर्जन में, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये फर्क होता है। जो सेकंड होता है इन्वर्जन वो कहलाता है हमारा कंप्लीट इन्वर्जन। और जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है इसमें मेन वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि मेन वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये दो टाइप के इन्वर्जन होते हैं। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं, इन्वर्जन क्या होता है। एक्चुअल में इन्वर्जन स्ट्रक्चर होता है एक, जिसका थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाना और उसके बावजूद भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव ना बनना, ये क्या कहलाता है, इन्वर्जन बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, इन्वर्जन जो होते हैं ये बनाने के लिए हमें एडवर्ब को स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है ताकि उस सेंटेंस के ऊपर स्ट्रेस डाला जा सके। इन्वर्जन हमेशा स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज, इन्वर्जन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा पार्शियल इन्वर्जन और दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं। दूसरा जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है उसमें हम मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं। और जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है ये एक्चुअल में एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ। जैसे ऑन द हिल, ऑन द हिल ऑन प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेज बन गई। कौन सी फ्रेज है ये, एडवर्ब फ्रेज है ये वेयर का रिप्लाई है, कहां पे, स्लीपिंग लोनली बॉय, तो ये वेयर का रिप्लाई है। तो एक्चुअल में क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। और चूंकि ये एडवर्ब फ्रेज है तो इस वजह से यहां पे वाज स्लीपिंग, ये कंप्लीट हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों की दोनों सब्जेक्ट से पहले आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है। और ये किस सेंस में होगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ होगा। पार्शियल इन्वर्जन एडवर्ब ऑफ प्लेस को छोड़कर बाकी सभी के साथ होगा, ठीक है। और इन्वर्जन को पोइट ने बनाया था, किस वजह के लिए बनाया था, राइम स्कीम के लिए बनाया गया था, ठीक है। रिदम बनाने के लिए उन्होंने इन्वर्जन को बनाया था। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम उनसे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार के एरर पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला हमारा इन्वर्जन का टाइप है वो है हमारा पार्शियल इन्वर्जन, यानी जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लेके आते हैं। अब जो ये पार्शियल इन्वर्जन होता है ये किस किस एडवर्ब के साथ लगता है, वो एडवर्ब हैं सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, इन सभी के साथ। और ये कौन से होते हैं एडवर्ब, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर हमें इन्हें फाइंड आउट करना हो तो क्वेश्चन बनता है किससे, हाउ ऑफन, यानी ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ है। ठीक है। अब ये जो होते हैं ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, जैसे सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया। इसके बाद एक और बनता है एडवर्ब, वो होता है नो सूनर। नो सूनर होता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, याद रखना है आपको, पार्शियल इन्वर्जन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ चलता है, या जितने भी एडवर्ब हैं उन सभी के साथ चलता है। लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन जिसमें हम हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों को सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं, वो चलता है सिर्फ और सिर्फ किस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में। अब यहां पे हमें एक चीज और समझनी है, जो नो सूनर होता है इससे भी एक एरर बनता है। नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन चलती है वो चलती है देन, THAN। अब इसके साथ THAN वाली ही चलती है। पेपर में कई बार एरर दे देता है THEN वाला, याद रखें THEN वाली नहीं चलती, THAN वाली चलती है। क्यों चलती है तो इसका भी रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि जो कंजंक्शन होती है वो सेम रैंक सेम स्ट्रक्चर के साथ ही जुड़ती है एक्चुअल में। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो सून, सूनर, सूनेस्ट, यहाँ पे ER है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ जो इसका जोड़ा बनेगा वो भी इसके जैसा ही होगा। तो इस वजह से इसका जोड़ा किससे बनता है, कंपैरेटिव होने की वजह से THAN से बनता है। तो यहाँ पे एक दूसरा एरर भी आ जाता है, नो सूनर के साथ THEN दे देगा, आपको लिखना होगा THAN। तो जोड़ा कौन सा बनता है, नो सूनर देन। और ये जो नो सूनर होता है ये क्या होता है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। फिर से रिवीजन के लिए बता देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं, सबसे पहला तो किसी सेंटेंस के ऊपर हमें स्ट्रेस डालना हो। ठीक है, हमें किसी बात पे स्ट्रेस डालना हो तब हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, राइम स्कीम बनानी हो पोइट्स के द्वारा, तो उस सिचुएशन में भी इन्वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे समझना, सेल्डम, सेल्डम मीन्स क्या होता है, कभी कभार, मीन्स लगभग ना के बराबर, कभी कभार मतलब ना के बराबर ही। सेल्डम आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब ना के बराबर ऐसी लड़की, सुंदर लड़की कभी देखी होगी, इस टाइप से वो बताने लग रहा है, आई हैव सीन। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये जो सेल्डम आया हुआ है ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस पे स्ट्रेस डालने का काम कर रहा है। अगर ये इस पूरे सेंटेंस पे स्ट्रेस डालने का काम कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। और आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। लेकिन जो सेल्डम होता है ये तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस तो होता नहीं। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, पार्शियल इन्वर्जन करते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन नहीं करते। तो पार्शियल इन्वर्जन होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। तो यहां पे सेल्डम हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है इसका सही आंसर होगा सेल्डम हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, हार्डली ही गोज टू स्कूल सो हिज फादर ऑफन स्कोल्ड हिम। हार्डली ही गोज टू स्कूल सो हिज फादर ऑफन स्कोल्ड हिम। वो ना के बराबर, हार्डली मीन्स होता है कभी कभार, मतलब ना के बराबर। और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे बता देता है, देखो समझना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी काम कैसे करती है। जैसे ये एक टाइमलाइन है, अगर कोई हर रोज स्कूल जा रहा है तो ये हो गया डेली। ठीक है, दूसरा अगर वो बहुत ही कम जाता है, मान लो मंडे को गया फिर शनिवार को गया, तो ये जो फ्रीक्वेंटली एक्शन तो होने लग रहा है लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, तो ये क्या हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, या हम इसको बोल देते हैं रेयरली। तो ये क्या बन जाता है, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव होगी डेली। तो ये चीज है, ये
जो है ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। हार्डली ही गोज टू स्कूल सो हिज फादर ऑफन स्कोल्ड हिम। वो ना के बराबर स्कूल जाता है, इसलिए क्या करते हैं उसके पिताजी उसे डांटते फटकारते हैं। स्कोल्ड मींस होता है डांटना फटकारना। अब क्योंकि हार्डली इस बात पे स्ट्रेस कर रहा है तो हमें इसको इन्वर्जन में लिखना होगा। अगर हमें इन्वर्जन में लिखना है तो इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके जाते हैं। अब ये जो है गोज, ये क्या है आपकी, ये तो हमारी मेन वर्ब है। तो ये टेंस कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू डज होती है। तो आप क्या करो, डू डज पहले लिख दो और सही सेंटेंस होगा हार्डली डज ही गो टू स्कूल सो हिज फादर ऑफन स्कोल्ड हिम। हार्डली डज ही गो टू स्कूल सो हिज फादर ऑफन स्कोल्ड्स हिम। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने सेंटेंस सही कर लिया। लास्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नो सूनर, जैसे कहीं पे भी आपको नो सूनर हो आए तो सबसे पहले चेक करना है कि उसका स्ट्रक्चर देन के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा। THAN लिखा हुआ है या नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पेपर में कई बार THEN दे दिया जाता है, वो गलत होता है, THAN आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नो सूनर द थीफ सा द पुलिसमैन देन ही स्टार्टेड रनिंग। जैसे उसने क्या किया, चोर ने पुलिस को देखा, वो जो चोर है वो भागना स्टार्ट कर गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो नो सूनर होता है ये तो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर ये हमने स्टार्टिंग में लिख दिया एडवर्ब ऑफ टाइम तो हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, हम एक्चुअल में सेंटेंस पे स्ट्रेस डालना चाहते हैं, उसको इन्वर्जन में लिखना चाहते हैं। अगर इन्वर्जन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हमें लिखना होगा। अब ये टेंस कौन सा है, ये टेंस तो पास्ट का है। अब पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो यहां पे हमें क्या लिखना होगा, इसको काट दो, साफ कर देता हूं इसको। इसका सही आंसर होगा नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही स्टार्टेड रनिंग। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन ही देन ही स्टार्टेड रनिंग। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो आप डिड की जगह हैड भी लिख सकते हो। हैड द थीफ सीन द पुलिसमैन, दोनों सही आंसर है। ठीक है, दोनों सही आंसर होंगे आपके। आप लिखना चाहो तो डिड द थीफ सी भी लिख सकते हो, लेकिन हैड द थीफ सीन भी लिख सकते हो। प्रेफरेंस आप इसको दे सकते हो, ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है, लेकिन आंसर दोनों सही है। नो सूनर डिड द थीफ सी, नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिसमैन देन ही स्टार्टेड रनिंग। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। एडवर्ब के इन्वर्जन कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं और भी क्वेश्चंस के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार। कई बार क्या होता है कि आपको ओनली के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम और मैनर दे दिया जाएगा। ओनली यहाँ पे क्या काम करता है, स्ट्रेस डालने का काम करता है। ओनली के साथ आपको मिलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ मैनर स्टार्टिंग में। तो उस सिचुएशन में आपको क्या इस्तेमाल करना है, यूज इन्वर्जन, यानी कि इन्वर्जन का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आना, पार्शियल इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को कंप्लीट को आगे लेके आना, कंप्लीट इन्वर्जन कहलाता है। और जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है वो हम करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ, बाकियों के साथ हम पार्शियल इन्वर्जन करते हैं। अब यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये एडवर्ब फ्रेज हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम की फ्रेज हैं। ठीक है, जैसे हो गया एग्जांपल है ओनली यस्टरडे, ओनली देन, ओनली आफ्टर ए मंथ, ओनली द डेट बिफोर यस्टरडे और ओनली आफ्टर ए ईयर। ये जो है ये हमारी हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम की फ्रेज। इसके बाद है हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर की फ्रेज। एडवर्ब ऑफ मैनर की फ्रेज क्या काम करती है कि
कोई काम किस तरीके से किया गया, हाउ का जो रिप्लाई होता है वो हमारी एडवर्ब मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। और उसकी जो फ्रेज है वो ये है, किस काम को किस तरीके से किया गया। जैसे ओनली इन दिस वे, ओनली बाय वर्किंग हार्ड एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ ऐसी एडवर्ब फ्रेज हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही हैज गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ओनली के साथ एक फ्रेज दे रखी है जो कि एक एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रेज है। सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत की वजह से ही क्या हुआ, ही गोट सक्सेस इन हिज लाइफ, उसे अपनी लाइफ में सफलता मिल गई। अब यहाँ पे ये जो फ्रेज है ये तो स्ट्रेस डालने के लिए हो गई, दूसरा ये इन्वर्जन करने के लिए होगी। अब यहाँ पे जब स्टार्टिंग में हमने एडवर्ब लिख दिया है तो सिंपल सी बात है इन्वर्जन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इन्वर्जन चलेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब ये रही हैज, और गोट है यहाँ पे मेन वर्ब, और ही है सब्जेक्ट। तो हैज को हम क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे और हमें क्या लिखना होगा, हैज ही गॉट। और इस प्रकार हम इस सेंटेंस को सही करेंगे। ओनली बाय वर्किंग हार्ड हैज ही गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इन्वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे हो गया तो ओनली यस्टरडे तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ओनली के साथ यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जैसे ही हमने ये देखा तो हमें ये पता चल गया कि हमें इस सेंटेंस को इन्वर्जन करना होगा। अब इन्वर्जन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। विन तो लिखा नहीं हुआ, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉन लिखी हुई है। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर वॉन लिखी हुई है तो सिंपल सी बात है पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और जो हमारी पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, डिड होती है। तो हमें क्या लिखना होगा, इसकी डिड लिखना होगा। डिड, इसको काट दो, डिड हिज फादर विन ए लॉटरी, डिड हिज फादर विन ए लॉटरी। तो सही सेंटेंस होगा ओनली यस्टरडे डिड हिज फादर विन ए लॉटरी। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, इन्वर्जन का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एडवर्ब को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ निगेशन, जिसमें हम किसी भी चीज को निगेट करते हैं, मना करते हैं। देखो समझना, एडवर्ब ऑफ निगेशन में नॉर्मली ये फ्रेजेस आ जाती है हमारी, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट और ऑन नो कंडीशन। ये हमारे इंपॉर्टेंट है एडवर्ब ऑफ निगेशन में। अब एडवर्ब ऑफ निगेशन में भी हमें अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो स्ट्रेस डालने के लिए आएगा, तो हम क्या करते हैं, इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, अंडर नो सर्कमस्टांसिस आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर। जैसे ही हमने देखा अंडर नो सर्कमस्टांसिस, ये रहा एडवर्ब ऑफ निगेशन है। एडवर्ब ऑफ निगेशन आते ही हमें क्या करना होगा, इन्वर्जन डालना होगा, और इन्वर्जन के लिए हमें लिखना होगा विल आई, विल आई एक्सेप्ट योर ऑफर। नेक्स्ट में चलते हैं, एट नो टाइम। जैसे हमने देखा एट नो टाइम है तो ये इन्वर्जन आएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में एडवर्ब ऑफ निगेशन है। जैसे ही हमने ये चेक किया तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, वाज द प्रेसिडेंट अवेयर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। तो इस प्रकार हमने दोनों सेंटेंस सही कर लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम पार्शियल इन्वर्जन नहीं करते बल्कि कंप्लीट इन्वर्जन करते हैं, यानी हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों को हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लेके आते हैं। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस का हमें तो पता ही है वेयर का रिप्लाई होता है, दूसरा इससे कुछ फ्रेजेस भी बनते हैं जो कि वेयर के रिप्लाई होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे ऑन द हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, along the northern southern frontier, under the tree, 10 miles beyond the school, on the bed, no here else, away, here, there,
इंडोर, आउटडोर एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं। प्लेस वाले जगह के बारे में बताते हैं, वेयर के रिप्लाई होते हैं। अब जो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इसमें चलता है आपका कंप्लीट इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है। अब जो ये कंप्लीट इन्वर्जन चलता है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या करते हैं, मेन वर्ब को भी पहले लेके आते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस है, देखो, राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर वेयर का रिप्लाई है, तो हमें ये पता चल गया एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे हमने ये पता चला, तो सब्जेक्ट से पहले क्या लेके आनी पड़ेगी हमें, मेन वर्ब, तो इसको काट दो, राहुल वेंट, लिखना क्या होगा, वेंट राहुल। तो ये हो गया आपका सही सेंटेंस, राउंड द कॉर्नर वेंट राहुल। अब नेक्स्ट है, अवे गोज शी लाइक ए शाइनिंग स्टार। अब यहां पे अगर हम देख रहे हैं, तो अवे जो है, ये रहा अवे, ये रहा अवे। अवे जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस होने की वजह से हमने क्या कर दिया, पहले से इन्वर्जन कर रखा है, गोज को पहले लेके आए, शी लाइक ए शाइनिंग स्टार। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, तो एक चीज है, वो क्या, बाकी सेंटेंस में हम जितने में भी देख रहे हैं, तो नाउन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, आई हो गया, या बाकी चीजें हैं। लेकिन एक चीज समझना यहाँ पे, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में क्या होता है कि अगर आप प्रोनाउन को लिख दें, अगर हम प्रोनाउन को लिखते हैं, तो सिचुएशन में हम इन्वर्जन नहीं करते। क्या नहीं करते, इन्वर्जन नहीं करते। तो यहाँ पे गोज शी नहीं, डायरेक्ट लिखो शी गोज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में प्रोनाउन आ जाए तो इन्वर्जन ना लगाएं। एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन आ जाता है, तो नो इन्वर्जन, तो आपको इन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि जो इन्वर्जन होता है ना, एक्चुअल में ये क्या करता है, स्ट्रेस डालता है, ये किसी चीज को इंट्रोडक्शन भी देता है, कोई भी चीज, जैसे हेयर कम्स बस, ऐसे। तो चूंकि जब नाउन में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, तो प्रोनाउन में तो ऑलरेडी जो नाउन का जिक्र हो चुका होता है, तो प्रोनाउन में वो क्वालिटी डाउन आ जाती है। इस वजह से हम इन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि इन्वर्जन हो गया, इनका इस्तेमाल एक्चुअल में किस वजह से के लिए करते हैं हम, ऑर्नामेंट के लिए करते हैं, सजावट के लिए करते हैं। अब नाउन की सजावट की जा सकती है, नाउन के बाद जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोनाउन तो नाउन में हम मतलब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी कर देते हैं, तो प्रोनाउन में जो कहने की बात है, वो क्या हो जाती है, डाउन चली जाती है। तो हम ऑर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ किसका करते हैं, नाउन का करते हैं। इस वजह से हम जो प्रोनाउन होता है उसका इन्वर्जन नहीं करना पसंद करते। किस केस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, इन्वर्जन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन्वर्जन का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है ये वाला स्ट्रक्चर। अगर कभी आपको सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाए, सो मिल जाए और एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाए स्टार्टिंग में, तो आपको याद रखना है, वहां पे भी उस टाइप के सेंटेंस में भी हमें इन्वर्जन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक सेंटेंस है, सो फास्ट ही रैन, ही रैन सो फास्ट। अगर हम देखें, तो ये जो फास्ट है, ये हाउ का रिप्लाई है। एडवर्ब ऑफ मैनर किस चीज के रिप्लाई होते हैं, हाउ के रिप्लाई होते हैं। और हाउ के रिप्लाई हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो फास्ट ही रैन दैट नोबडी कुड कैच हिम, वो इतनी तेज भागा कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया, कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। अब यहाँ पे अगर सो प्लस एडवर्ब दे रखा है, तो इन्वर्जन डालना पड़ेगा। इन्वर्जन के लिए टेंस चेक करना है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड होती है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सो फास्ट डिड ही रन, सो फास्ट डिड ही रन दैट नोबडी कुड कैच हिम।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो रूडली शी बिहेव दैट नोबडी वांट्स टू वर्क विद हर। वो इतनी बुरी तरीके से बिहेव करती है कि इतना रूडली बिहेव करती है कि कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो सो के साथ रूडली एडवर्ब है, हाउ शी बिहेव्स रूडली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है सो के साथ। तो हमें पता चल गया एडवर्ब ऑफ मैनर है सो के साथ, तो इन्वर्जन डालना पड़ेगा। इन्वर्जन के लिए टेंस कौन सा है? टेंस यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज होती है। अगर डू डज होती है तो शी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डज लगेगा। डज शी बिहेव, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। सो रूडली डज शी बिहेव्स, सो रूडली डज शी बिहेव्स, शी बिहेव दैट नोबडी वांट टू वर्क विद हर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं, कुछ ऐसी फ्रेज होती हैं जिनके साथ भी हमें इन्वर्जन लिखना पड़ता है। वो है जैसे टू सच एन एक्सटेंट, टू सच लेंथ, टू सच ए पॉइंट, टू सच ए डिग्री, टू सच ए लेवल। ये भी कुछ ऐसी फ्रेज होती हैं जिनके साथ भी हमें क्या लिखना पड़ता है? इन्वर्जन लिखना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है ये। जैसे टू सच एन एक्सटेंट ही हैज स्टडीड ग्रामर देन ही कैन आंसर एनी क्वेश्चन। उसने उस लेवल तक स्टडी कर रखी है ग्रामर की कि वो किसी भी क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। अब हमें पता है टू सच एन एक्सटेंट है, ये स्ट्रेस डालने के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे इन्वर्जन डालना पड़ेगा। इन्वर्जन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? हैज ही स्टडीड। ठीक है, हैज ही स्टडीड ग्रामर दैट ही कैन आंसर एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। एक कई बार एरर पूछ लिया जाता है नॉट ओनली का भी। याद रखें नॉट ओनली का जो कंजंक्शन में भी एक एरर बनता है। नॉट ओनली का जो बनता है वो क्या बनता है? नॉट ओनली के साथ केवल बट लिख देगा, लेकिन आपको याद रखना है नॉट ओनली का जो कंजंक्शन बनता है वो पेयर बनता है बट आल्सो के साथ। नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता है? बट आल्सो के साथ बनता है। दूसरी चीज सबसे पहले तो मैं ये चेक करना है नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है, बिल्कुल सही है जी। अब दूसरा, नॉट ओनली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो स्टार्टिंग में आया हुआ है तो याद रखिए स्ट्रेस डालेगा। अगर ये स्ट्रेस डालने लग रहा है तो सेकंड चीज यहाँ पे क्या हमें याद रखनी है? स्ट्रेस डाल रहा है तो हमें इसको किस में लिखना होगा? इन्वर्जन में लिखना होगा। शी राइट्स को क्या लिखना होगा? डज शी राइट। ठीक है, तो पहली गलती हमने सही कर ली। नॉट ओनली डज शी राइट वेल बट आल्सो रीड्स वेल। अब यहां पे भी अगर हमने इन्वर्जन डाल दिया है तो यहाँ पे अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड क्या है? अंडरस्टूड है आपका यहाँ पे डज। अब यहाँ पे अगर डज अंडरस्टूड है तो यहाँ रीड्स नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? READ रीड। ठीक है, तो पहला गलती यहाँ पे इन्वर्जन डालना थी, इन्वर्जन ही डाल रखा था। दूसरी वहां पे अंडरस्टूड है डज, तो इस वजह से वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? रीड लिखना पड़ेगा, एस हटाना पड़ेगा। और सेंटेंस सही क्या होगा? नॉट ओनली डज शी राइट वेल बट आल्सो रीड वेल। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा इन्वर्जन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।